गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज हम फ्रेंड्स 2 अप्रैल और 2 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर का ट्रेंडिंग टॉपिक वाला क्वेश्चन है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका इंडिया प्लस वर्ल्ड का क्वेश्चन रहने वाला है फ्रेंड्स। चाहे आप स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर से रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है फ्रेंड्स? डेली आपको 10 से 12 मिनट का समय ही देना है फ्रेंड्स, और ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड? करंट अफेयर से रिलेटेड आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रोज़ सुबह 8 बजे हमारा क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितने भी करंट अफेयर का क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और जानते हैं 2 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री ये जो है अफ्रीका के अध्यक्ष बनी हैं। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 साल के इतिहास में पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनी हैं। उन्होंने थॉमस वॉक का स्थान लिया है, और ये इसकी स्थापना 23 जून 1894 में हुआ था, जिसका मुख्यालय लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है, और अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। और इससे पहले कौन था फ्रेंड? इससे पहले था आपका थॉमस बॉक। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन में कितने करोड़ रुपए का संशोधन किया है? ये फ्रेंड्स आपका 1000 करोड़ रुपए का संशोधन किया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब इसका भी हम डिटेल में देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पशुधन क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को मंजूरी दे दी है, जिसमें अतिरिक्त 1000 करोड़ शामिल हैं। विकास कार्यक्रम योजना के केंद्रीय क्षेत्र घटक के रूप में कार्यान्वित संशोधित योजना को 15वीं वित्त आयोग चक्र के दौरान कुल 3400 करोड़ आवंटित किए गए हैं। और इस मिशन का उद्देश्य है वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत की स्वदेशी गोजाति नस्लों को संरक्षित करते हुए दूध उत्पादन, अनुवांशिक सुधार, किसानों की आय को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 में कब मनाया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका 21 मार्च को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य वनों और वृक्षों के महत्व को उजागर करना और वर्तमान तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनके संरक्षण को बढ़ावा देना है। इस दिवस पहली बार 21 मार्च 2013 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? सबसे पहले बार 21 मार्च 2013 को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। घोषणा कब की थी? 2012 में। और पहली बार कब मनाया गया था? 21 मार्च 2013 में। अब ये हर साल मनाया जाता है 21 मार्च को। और ये जो संस्करण है दोस्तों किस क्रम का है? ये 13वां क्रम का है। और इसका थीम क्या है? वन और भोजन। अगला है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए गए हैं? ये फ्रेंड्स आपका राम तुषार को सम्मानित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए मशहूर मूर्तिकार राम तुषार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में की थी। फडणवीस की अगुवाई वाले एक चयन समिति ने 12 मार्च 2025 को पुरस्कार के लिए तुषार के नाम को अंतिम रूप दे दिया है। 100 साल की उम्र में भी तुषार भारत की कलात्मक विरासत में अपना योगदान दे रहे हैं, और उन्हें चैत्य भूमि के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। अगला है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं फ्रेंड्स पी.एस. रमन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक पी.एस. रमन द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का विमोचन भारत की पहली टेस्ट विजेता टीम के सदस्य और पूर्व भारतीय क्रिकेटर
सी टी गोपीनाथ ने किया है। यह पुस्तक चेन्नई सुपर किंग्स के इतिहास और यात्रा का विवरण देती है। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से इसे सम्मानित किया गया है। ये फ्रेंड्स आपका चिरंजीवी को किया गया है। किसे किए गए हैं? चिरंजीवी का। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा के उनके अपार योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा यूनाइटेड किंगडम संसद के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रदान किया गया है। अपने अभिनय करियर में मेगा स्टार चिरंजीवी ने 150 से अधिक तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया है। इनको पद्म भूषण 2006 में प्रदान किया गया था और 9 बार फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण विजेता भी रही हैं। अगला है मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका विजय शंकर को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। डेनमार्क के मानद महा वाणिज्य दूत और द सनमार्क ग्रुप के अध्यक्ष विजय शंकर को डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 18 मार्च 2025 को चेन्नई में एक विशेष समारोह में भारत में डेनमार्क के राजदूत रामसर एविल्डगार्ड क्रिस्टेशन द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान उनकी उल्लेखनीय कॉन्सुलर सेवाओं और भारत डेनमार्क संबंधों को मजबूत करने में योगदान को मान्यता देता है। यह पुरस्कार डेनिश के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है और इसे 1671 में किंग क्रिश्चियन वी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? ये फ्रेंड्स गोरखपुर में किया जा रहा है। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? हरियाणा पे। उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में स्थापित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत में ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और स्वदेशी परमाणु ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है। यह परियोजना 700 मेगावाट क्षमता वाली 2 इकाइयों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक में स्वदेशी डिजाइन के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 20,995 करोड़ है, जो 2014 में निर्धारित की गई थी। परियोजना के निर्माण में अब तक 4,906 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं, जो कुल वित्तीय प्रगति का लगभग 23.8% है। परमाणु ऊर्जा परियोजना एक ऐसी परियोजना होती है जिसमें परमाणु विखंडन या परमाणु संलयन की प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। यह ऊर्जा मुख्य रूप से बिजली उत्पादन, अनुसंधान, चिकित्सा और रक्षा के लिए प्रयोग की जाती हैं। अगला है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस स्वतंत्रता सेनानी की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? ये फ्रेंड्स आपका पोट्टी श्री रामुलु का मूर्ति मतलब प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राजधानी अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोट्टू श्री रामुलु की 58 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। यह प्रतिमा श्री रामुलु के द्वारा आंध्र प्रदेश के अलग राज्य बनाने के लिए की गई है। 58 दिनों तक चली भूख हड़ताल की याद में स्थापित की जाएगी। पोट्टी श्री रामुलु को आंध्र प्रदेश का जनक माना जाता है, जिन्हें तेलुगु भाषाई राज्य की स्थापना के लिए 58 दिन तक अनशन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1953 में आंध्र राज्य का गठन हुआ था। अगला है भारत के किस राज्य में नामरूप तीक्ष्ण उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा? ये फ्रेंड्स आपका असम में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 मार्च 2025 को असम के नामरूप में स्थित ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है कि घरेलू यूरिया उत्पादन को बढ़ावा देना, पूर्वी भारत में उर्वरकों की उपलब्धता में सुधार करना। इस संयंत्र की अनुमानित कुल परियोजना लागत 10,06,140 करोड़ है, जो 12.7 लाख मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाला यह प्लांट न्यू रिसर्चमेंट एसोसिएशन के तहत यूनाइटेड इंटरप्राइजेस के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है
विश्व कविता दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? ये फ्रेंड्स 21 मार्च को मनाए गए हैं विश्व कविता दिवस। अगला है, विश्व कविता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य कविता की शक्ति और महत्व को उजागर करना, भाषाई विविधता को बढ़ावा देना और कवियों को सम्मानित करना है। विश्व कविता दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया था। इसका थीम है शांति और समावेश के लिए एक सेतु के रूप में कविता। अगला क्वेश्चन, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए रामनाथ गोयलनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किए गए हैं? तो द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त किए गए हैं, मतलब प्रदान किए गए हैं। ये हमारा भी राष्ट्रपति हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 19 मार्च 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 19वें रामनाथ गोयनका उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो सत्य, निष्ठा और निडर रिपोर्टिंग के मूल्य को बताए रखते हैं। मृदुलिका झा जो डंकी रूड प्रवासन संकट पर रिपोर्ट करते हैं और जिसा एलिजाबेथ जो म्यांमार में भारतीय युवाओं की मानव तस्करी का पर्दाफाश करते हैं किया है। अगला है, शिबू कुमार त्रिपाठी जोशीमठ डूब संकट को कवर किया है और सत्य सुंदर बारिक ये ओडिशा में पलायन और लापता बेटियों पर रिपोर्ट किया है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन बन गए हैं? ये है दोस्तों आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत में धन प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका बन गया है। अमेरिका से आने वाले धन का हिस्सा 2020-21 के 23.4 से बढ़कर 2023-24 में 27.7 हो गया है। संयुक्त अरब अमीरात दूसरे सबसे बड़े स्रोत के रूप में बना हुआ है, जिसकी हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 2023-24 में 19.2% हो गई है। धन प्रेषण के मामले में भारत के शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश हैं। धन प्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देश से पैसे भेजते हैं। यह आमतौर पर उन लोगों को द्वारा किया जाता है जो विदेश में काम करते हैं और अपने परिवार का परियोजना को वापस घर पैसा भेजते हैं। अगला है, नस्लीय भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? ये फ्रेंड आपका 21 मार्च को मनाए गए। कब मनाए गए हैं? 21 मार्च को। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 21 मार्च को मनाए गए हैं। इस दिवस का उद्देश्य जाति, रंग और नस्ल के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने, समानता और न्याय को बढ़ावा देना है। यह दिवस पहली बार 1967 में मनाया गया था। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1966 में की थी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नयारा एनर्जी के साथ खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य के जीर्णोद्धार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये फ्रेंड गुजरात राज्य ने किए हैं। नायरा एनर्जी ने गुजरात सरकार के साथ 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं जो पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा पहलों पर केंद्रित हैं। राज्य के वन विभाग के साथ हस्ताक्षरित पहले एमओयू में जामनगर जिले में रामसर स्थल खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए 3 वर्षों में 12 करोड़ रुपए की प्रतिबद्धता शामिल की है। इस परियोजना का उद्देश्य आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी में सुधार करना, जैव विविधता को बढ़ावा और संरक्षण प्रयासों में स्थानीय हितधारकों को शामिल करना इसका उद्देश्य है। अगला है, स्थानीय उद्योग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर सीड कार्यक्रम किसने शुरू किए हैं? ये फ्रेंड आपका एशियाई विकास बैंक ने शुरू किए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों, और आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा हूँ जिसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और ये सेशन कैसा लगा है इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर देना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।